नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। मगर कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे एक अपील। जी हां, हमारे YouTube चैनल पर जाइए और ज्वाइन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने हमारी सदस्यता ग्रहण करने के 3 विकल्प आपके सामने आएंगे। हमारे हाथ मजबूत कीजिए और HW न्यूज का सदस्य बनिए। दोस्तों, कल केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक ऐसा बिल पारित किया जिसके बाद दिल्ली के अंदर अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। यानी कि 70 लोग जो चुनकर आए हैं, जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुनकर दिल्ली विधानसभा में भेजा है अपनी नीतियां बनाने के लिए, उनके अब कोई मायने नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के 62 विधायक अब कोई मायने नहीं रहे, जिनकी सरकार इस वक्त दिल्ली में चल रही है। आज मैं केंद्र सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र के साथ ऐसा मजाक क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता को सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि उन्होंने आपको दिल्ली विधानसभा में 8 सीटें दी थी? और मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? दिल्ली की जनता आपको क्यों 62 सीटें या 60 सीटें देती? क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सौगात के तौर पर आप दिल्ली की जनता को क्या दे रहे थे। सौगात के तौर पर आपके नेता पहुंचते थे, चुनावी सभाओं में नारे लगाते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। प्रवेश साहिब सिंह, आपके जो सांसद हैं, वो कहते थे कि शाहीन बाग की जनता आपके घर में घुसकर आपकी लड़कियों का बलात्कार करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते थे कि बाबरपुर में बटन दबाओ, करंट लगेगा शाहीन बाग को। अरे शाहीन बाग में लोग रहते हैं, क्यों आप उन्हें करंट लगवाना चाहते थे? तो सियासत के नाम पर आप सिवाय इस नफरत के और कुछ नहीं फैला रहे थे। और यही नहीं, जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत मिली थी, उसके बाद क्या हुआ था? जब ट्रंप भारत आए थे, तब यह छुटभैया नेता कपिल मिश्रा पहुंच गया और पुलिस की मौजूदगी में आदमी कह रहा था कि आज तो ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, मगर कल आप भी हमें नहीं रोक पाओगे। और उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में दंगे हुए, 60 के करीब लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी जो है वो दिल्ली की जनता को माफ नहीं कर पाई। आज हर जगह यह चल रहा है कि अब दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। दिल्ली के अंदर अब हर फैसले के लिए उन्हें उपराज्यपाल के दरवाजे जाना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं केजरीवाल को झटका है। नहीं साहब, यह केजरीवाल को झटका नहीं है, यह झटका है दिल्ली की जनता के लिए। यह साजिश है दिल्ली की जनता के खिलाफ। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अब हर छोटी सी छोटी चीज के लिए मिन्नत करनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल की सरकार को उपराज्यपाल के लिए। वो उपराज्यपाल जो सिर्फ केंद्र सरकार का नुमाइंदा है, उसकी कोई राजनीतिक जवाबदेही नहीं है। और उसके बाद जब चुनाव होगा, जब अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं रहेगा डिलीवर करने के लिए, तब ये उपराज्यपाल नहीं कहने आएंगे कि मैंने इस चीज पर अंकुश लगाया, मैंने इस चीज को रोका। क्योंकि हाल ही की मिसाल मैं आपको देता हूं, डोर टू डोर राशन पहुंचाना, यानी कि आपके घर तक राशन पहुंचाना एक बहुत ही सामान्य सा कदम है, और इसमें तक अड़ंगा डाल दिया गया था। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कदम के पीछे, जिसके अंदर आपने दिल्ली को और बौना बना दिया है, दिल्ली की राजनीतिक शक्ति को शून्य कर दिया है, उसके पीछे इस तरह की साजिश क्यों? आप क्यों दिल्ली की जनता को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? मगर आज मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक और शख्स को एक्सपोज किया है। आपकी स्क्रीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये वो आदमी हैं जो राजनीति में आए थे राजनीति को बदलने, मगर जितना ये राजनीति में दफन होते गए, उतना ही उसी ढर्रे की राजनीति करते रहे। कुछ मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। चाहे इनका शाहीन बाग में रुख हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान इनका रुख हो, चाहे तबलीगी जमात के खिलाफ जिस तरह के इनकी प्रतिक्रिया रही, उसको लेके इनका रुख हो, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्र सरकार या बीजेपी के सामने जिस तरह से नतमस्तक होने का इनका काम रहा हो, अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि राजनीति करने के लिए मुझे अवसरवादी होना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको एक और चीज बतला रहा हूं। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और जब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तब अरविंद केजरीवाल ने इसका स्वागत किया था। आज सब लोग ताना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि देखा
कि कश्मीर के अंदर तो तुमने धारा 370 हटाए जाने और उन्हें यूटी बनाए जाने का स्वागत किया था, और आज देखो दिल्ली का क्या हाल कर दिया गया है। नहीं, इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल को, जैसे मैंने कहा ना, निशाना नहीं साधना चाहूंगा, हालांकि उसकी मैं चर्चा भी करूंगा। जैसे मैंने कहा ना, ये केजरीवाल के लिए झटका नहीं है, ये दिल्ली की जनता के लिए झटका है, क्योंकि अब दिल्ली की जनता के लिए एक एक कदम उठाने के लिए यहां की सरकार को मिन्नतें करनी पड़ेंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी चुनकर आ जाती तो यह सवाल ही नहीं है कि मोदी सरकार यह फैसला लेती। मगर अब जो लोग दिल्ली और कश्मीर में तुलना कर रहे हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने धारा 370 बनाए जाने और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने का स्वागत किया था। मैं आपको बतला दूं कि इस फैसले के पीछे की राजनीति क्या है। मैं भी धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में हूं और इसी मंच पर मैंने इस पर कार्यक्रम भी किया था, मगर मैंने साथ ही दो बातें और कही थी। आप धारा 370 हटाइए, मगर वहां की जनता से सलाह मशवरा करके, वहां के राजनीतिक नुमाइंदों से सलाह मशवरा करके। दूसरा, वहां की जनता की बेइज्जती किए बगैर। मगर इस सरकार ने क्या किया था? धारा 370 हटाया और उसका मकसद सिर्फ एक था कि पूरे देश में अपना राजनीतिक डंका बजाना, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी फैसला माना गया। और आपने क्या किया? आपने जो तमाम वहां पर राष्ट्रवादी नेता थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, सैफुद्दीन सोज हो और महबूबा मुफ्ती, जिनके साथ आपने सरकार बनाई थी बीजेपी ने, उन सबको आपने नजरबंद कर दिया। ये लोग पृथकतावादी नहीं थे, ये लोग आतंकवाद समर्थक नेता नहीं थे, मगर इन सबको जो है आपने नजरबंद कर दिया। और ये सभी लोग जिनके साथ आपने मिलकर सरकारें कभी ना कभी बनाई थी, क्योंकि चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, ये तो वाजपेयी जी के साथ थे ना सरकार में, और 3 साल आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई। मगर फिर जब आपने धारा 370 हटाई और जब कश्मीर को आपने यूटी बना दिया, तब आपने फर्क ही नहीं देखा पृथकतावादियों और भारत परस्त नेताओं के बीच। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर जो है ना, वो पूरे दुनिया के लिए एक मॉडल है, यह बतलाने के लिए कि भारत के अंदर लोकतंत्र क्यों इतना मजबूत है। भारत बतौर लोकतंत्र जो है वो दुनिया के बेहतरीन देशों में क्यों है? क्यों? क्योंकि यहां पर फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, आप जिसे चाहे चुन सकते हैं, आप जो मर्जी बात कर सकते हैं। मगर जैसे ही आपने धारा 370 हटाया और जैसे ही आपने यूटी बनाया, तब आपने क्या किया? पूरे कश्मीर पर एक काली चादर लपेट दी, डर की और सुरक्षा की। आपने अपने ही राजनेताओं को नजरबंद कर दिया, आपने वहां पर इंटरनेट काट दिया, वहां के एक जर्नलिस्ट का, वहां के आम इंसान का जीना दूभर हो गया। यानी कि आप कश्मीर को एक थाल में परोस के जो दुनिया के सामने पेश करते थे, आपने अपने उसी हाथ को काट दिया। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मैं धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में हूं, मगर शर्त इस बात का, और देखिए मेरा जो पक्ष है ना, वो कॉलेज के जमाने से, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तब से मेरा ये मानना है। मगर मैं ये भी मानता हूं कि कश्मीरी जनता की अस्मिता पर हमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, इस फैसले के जरिए न सिर्फ कश्मीरी जनता को चिढ़ाया गया, बल्कि आप नहीं भूले होंगे कि जब पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, तब देश के कई हिस्सों में, कई यूनिवर्सिटीज में कश्मीरी छात्रों पर हमला हो रहा था। आपको याद होगा कि किस तरह से लखनऊ के अंदर कश्मीरी जो ईमानदारी से, मेहनत से रोजी रोटी कमा रहे थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। हालांकि जो लोग उन कश्मीरियों को पीट रहे थे, उन्होंने बीजेपी से यह सवाल नहीं पूछा कि पुलवामा हमले से पहले कम से कम 3 इंटेलिजेंस वार्निंग्स मिली थी, जिस पर अगर यह सरकार काम करती तो वो पुलवामा का हमला ही नहीं होता। उसके बाद आपको याद होगा, फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 11 ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी पुलवामा को लेकर। अगर इस पर काम करती केंद्र सरकार तो शायद वो हमला ही ना होता। जिसमें एक रिपोर्ट यह थी कि जिस आतंकवादी ने हमला किया था वो कहां मौजूद था, उसको लेकर तक जानकारी थी। तो मैं कश्मीर की आपके सामने चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाकर कहीं ना कहीं भारतीय साख पर नुकसान पहुंचाया है। और अब दिल्ली को एक खुन्नस के चलते, एक गुस्से के चलते, इन्होंने दिल्ली की जो है टांगे काट दी।
दिल्ली को कमजोर कर दिया। बहुत ही अजीबोगरीब तरीका है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम करने का। जिन राज्यों में इन्हें सत्ता नहीं मिलती, कुछ महीनों में वहां पर असंतोष पैदा कर देना या पैसे के बल पर, ताकत के बल पर वहां की सरकार को ही हिला देना। मध्य प्रदेश इसकी एक मिसाल है। जिस दिन से कमलनाथ सत्ता में आए थे, उसी दिन से बीजेपी के नेता लगातार यह कह रहे थे कि 15 दिन चाहिए हमें यह सरकार गिराने के लिए। और उसके बाद उन्होंने एक मालपुआ फेंका राज्यसभा सीट का। महाराजा साहब दौड़ते दौड़ते जो हैं अपने विधायकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि मध्य प्रदेश में मेरा यह भी मानना है कि गलती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस की भी गलती थी। खासकर उन्होंने जो यह असंतोष पनप रहा था उस पर टाइमली एक्शन नहीं लिया। मगर ये जो तमाम मिसालें मैं आपको दे रहा हूं, चाहे मध्य प्रदेश की हो, कश्मीर की हो या दिल्ली की, मैं आपको क्यों बतला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह तेवर हो गया है कि अगर हमें सत्ता नहीं मिली तो हम किसी ना किसी तरीके से वहां सत्ता हासिल करेंगे। और दिल्ली में जिस तरह से अब फेरबदल किया गया है, जिसमें अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, वो इस बात का प्रमाण है कि अब सरकार जो है अब अमित शाह चलाएंगे या बीजेपी चलाएगी। अब ये कहा जा सकता है कि मनोज तिवारी, आदेश गुप्ता वो कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे अरविंद केजरीवाल की तुलना में। यानी कि किसी तरह की कोई राजनीतिक जवाबदेही नहीं। इन्होंने एमसीडी में क्या काम किया है सब लोग जानते हैं। वहां तो उनसे काम होता नहीं और सपने देख रहे हैं ये लोग दिल्ली में सरकार बनाने के। मैं कह रहा हूं ना आपसे, दिल्ली में आप सरकार बिल्कुल बनाइए, मगर दिल्ली की जनता को एक सार्थक एजेंडा दीजिए गवर्नेंस का। गवर्नेंस के नाम पर आपके सामने एक बहुत ही अलसाई राजनीति है, विकल्प के तौर पर एक बहुत ही अलसाई राजनीति है जिसमें आप सिर्फ नफरत पेश करते हैं, लोगों को बांटना, हर जगह आप वही कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने आपको सबक सिखाया था और उसी दिल्ली की जनता से आप बदला ले रहे हैं। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली को कमजोर करना या आम आदमी पार्टी सरकार को कमजोर करना देश के संघीय ढांचे पर वार है, देश के लोकतंत्र पर वार है। क्योंकि इससे यह साबित होता है कि कल की तारीख को बीजेपी चाहे तो किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदल सकती है, अगर वहां पर वो सत्ता में ना आ रही हो तो। बिल्कुल ये लोग यही करने वाले हैं और हर जगह यही मॉडल अपनाया जाने वाला है। कम से कम इस फैसले से तो यही एक तरह से संदेश जा रहा है। मैं ये बात स्पष्टता से कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां केंद्र ने अपना दम का इस्तेमाल करके राज्यों पर दमन किया। कांग्रेस ने न जाने कितनी बार राष्ट्रपति शासन का विकल्प इस्तेमाल किया। रोमेश भंडारी हो, बूटा सिंह हो, ये ढेरों मिसालें हैं जहां राज्यपाल का इस्तेमाल किया गया राज्य सरकारों पर दमन करने के लिए। मगर हर बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंसाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की कांग्रेस की सरकार को एक्सपोज किया था। आज मैं जानता हूं कि अब यह मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मगर हाल के दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद यह पूरे आत्मविश्वास से नहीं कहा जा सकता कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ होगा। यकीनन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, यकीनन जाने वाला है। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस मौके को लेना चाहिए और दिल्ली की जनता के बीच जाना चाहिए कि हम आपके बीच आए थे एक खास एजेंडे के साथ, अब उस एजेंडे के जो है पांव कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार काट रहा है अपनी असुरक्षा के चलते। यह मुद्दा अरविंद केजरीवाल को जरूर उठाना चाहिए और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बल्कि कांग्रेस को भी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, मगर हकीकत यह है कि आप अरविंद केजरीवाल से अपने विरोध के चलते इस चीज को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि लोकतंत्र के साथ क्या मजाक हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब धारा 370 हटाई गई थी या जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था तो तृणमूल कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया था, मगर उसके खिलाफ वोट करने के बजाय इन्होंने क्या किया, वॉकआउट कर गए। कांग्रेस का भी जो है दो धड़ों में बटी हुई थी।
तो ये तमाम चीजें एक तरह से प्रमाणित कर रही हैं कि आपका रुख जो है उसमें दोहरे मापदंड थे, इन तमाम पार्टी उसमें। आम आदमी पार्टी ने तो इसका स्वागत किया था। हकीकत यह है दोस्तों कि चाहे किसान बिल हो या कोई भी अहम बिल, इन्होंने लोकसभा में पारित कर दिया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान बिल जैसे नजारे जो हैं वो अब दोहराए जाएंगे। दिल्ली को लेकर जो ये बिल लाए हैं राज्यसभा में बिल्कुल वैसे नजारे दोहराए जाएंगे। याद है आपको क्या हुआ था? किसान बिल को लेकर बिल्कुल भी इन्होंने सलीके से चर्चा नहीं कराई, सांसदों की समिति को इसे वापस नहीं भेजा ताकि उस पर फिर से विचार किया जा सके और उसे पारित करा दिया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब राज्यसभा के बाहर सांसद जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। यही होने वाला है दिल्ली को लेकर जो सरकार फैसला करने जा रही है। वाकई लोकतंत्र को लेकर, देश के संघीय ढांचे को लेकर जिस तरह से हमला यह सरकार कर रही है वो अप्रत्याशित है। इन्होंने जिसे कहते हैं ना पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस तरह से एक जमाने में कांग्रेस निशाना बनाती थी राज्यों को, राज्य सरकारों को, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर बीजेपी लगाम लगाएगी। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।